अगर आपने एक बार किसी भी टॉपिक को, मान लीजिए जनसंख्या विस्फोट एवं संसाधनों का दोहन ही समझा रहे हैं, और इस टॉपिक को आपने एक 1 टाइम्स आपने पढ़ा, और 1 टाइम्स जब आप पढ़ेंगे तो आप ये समझ लें तो आपको और 1-2 दिन याद रहेगा। अगर आपने उसे एक बार लिख के देख लिया तो हफ्ते भर तुम्हें कोई पूछेगा तो बता लोगे, और अगर आपने 2-3 बार लिख कर के बगैर देखे लिख लिया तो ये निश्चित है कि वह टॉपिक आपको पूरी साल तक आपके मस्तिष्क में छा जाएगा, और कभी भी अगर आपसे कोई आंसर पूछता है तो आप आसानी से उसका आंसर लिख लेंगे। सबसे पहली बात है कि सामान्य आधारित विषय में अच्छे नंबर न आने का कारण ये है कि हम अपने टॉपिक को जो 8-8 नंबर के जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न आंसर आते हैं, जो प्रस्तुत उत्तरी प्रश्न आते हैं, उनको हम सही शब्दों में नहीं लिखते हैं। उनका आंसर कुछ नहीं तो आपके शब्दों का जो है 400 शब्दों का तो आंसर होना ही चाहिए, और जो क्वेश्चन आपके 2 अंक के आते हैं सामान्य आधारित विषय में, वो कम से कम 50 शब्द के आसपास, 40 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगभग 50 शब्द के आसपास होना चाहिए। कुछ ऊपर निकल जाए, कुछ नीचे निकल जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता सामान्य आधारित विषय में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो आज हम बच्चों पढ़ा रहे हैं आपको जनसंख्या की वृद्धि के कारण, और हम बताएंगे उसके, हम सबसे पहले बताते किसी जनसंख्या की वृद्धि के कारण। किसी भी देश की जनसंख्या, किसी भी देश जनसंख्या विस्फोट क्यों होता है, जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है, तो आपको किसी भी देश की जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के लिए एक संपत्ति भी होती है और किसी भी देश के लिए अभिशाप भी होती है। हम एक छोटा सा उदाहरण दे के बता रहे हैं। यह सारा सब कुछ डिपेंड करता है उस राष्ट्र के संसाधनों के ऊपर। अगर किसी राष्ट्र के पास पर्याप्त संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, तो और जनसंख्या इतनी है कि वो राष्ट्र के संसाधनों का, रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से उपयोग नहीं कर पा रही है, तो ये आप मान लो कि वह जनसंख्या राष्ट्र के लिए कभी बोझ नहीं होती है। बोझ वही होती है जब हमारे देश के अंदर, जब राष्ट्र के संसाधन, देश के संसाधन कम होते हैं और जनसंख्या अधिक होती है। जो देश के आय हैं, जो संसाधन हैं, वो किसी मनुष्य मानव के देश की जनसंख्या के लिए आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाती है। ऐसे आवश्यकताओं को पूरा करने वाली जनसंख्या, ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली जनसंख्या नहीं कर पाती है, तो ऐसे में वह देश के लिए, राष्ट्र के लिए बोझ बन जाती है। प्रश्न अक्सर करके आ जाता है पेपर में कि किसी भी देश की जनसंख्या कब राष्ट्र के लिए भार या बोझ बन जाती है। कारण उसका यही है कि किसी भी देश की जनसंख्या उस देश के लिए बोझ तब बन जाती है कि जब उस देश की जनसंख्या में मौजूद संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन, चिकित्सीय संसाधन, सभी संसाधन उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, अर्थात उनकी कमी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में उस देश की जनसंख्या देश के लिए बोझ बन जाती है। ये हम आपको बता रहे हैं, अभी हमने आपको बताया देश के लिए बोझ बन जाती है। ठीक है, अब हम आगे, मान लीजिए किसी भी देश की, किसी भी परिवार का हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। एक परिवार पे 10 सदस्य हैं और दूसरे परिवार में भी 10 सदस्य हैं। एक परिवार के पास, हम आपसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, आपको थोड़ा विचार करना है इस बात पर। एक परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य का भोजन, आवश्यकताएं, परिवार की जो आय के जो स्रोत हैं उससे उनकी पूर्ति होती है, वो दोनों ही परिवार की हो रही है।
देखिए, एक परिवार के पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पेड़, जमीन इत्यादि, खेती। यहाँ हम प्राकृतिक संसाधनों का मतलब ये मानते हैं, जमीन वगैरह अच्छी है, खेती अच्छी है, अच्छी पैदावार होती है। वहाँ पर भी 10 सदस्य हैं, उनके पास 50 बीघा जमीन है, और दूसरे परिवार के पास भी 10 लोग हैं सदस्य, 10 पारिवारिक सदस्य हैं, लेकिन उनके पास 5 ही बीघा जमीन है, उनके पास पैदावार भी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो निश्चित आप समझ लें, जो दूसरा परिवार 10 परिवार वाला है, वो 10 सदस्य उस परिवार के लिए बोझ इसलिए कहे जाएंगे कि परिवार का जो आय है, परिवार की जो इनकम है, वो उस पूरा नहीं कर रही है उस परिवार को सही ढंग से चलाने के लिए, सभी परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और दूसरी तरफ जिसमें उसमें भी 10 परिवार के सदस्य थे, पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन थे, मतलब खेती भी अच्छी थी, लोग भी नौकरी कर रहे थे, संपन्नता थी, सभी सुख सुविधाओं की चीज़ें मौजूद थी, चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी कर लेते थे। तो ऐसे समय में हम कहा जा सकता है कि जो दूसरा परिवार जो है उसके सदस्य 10 हों चाहे वो 12 हों, तब भी हम वो ये कहेंगे अधिक जनसंख्या होने पर भी वो अपने परिवार के लिए बोझ स्वरूप नहीं है। तो यहाँ हमने अभी आपको बताया था कि देश की जनसंख्या में किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या कब राष्ट्र के लिए बोझ बन जाती है, एक बात हमने बताई। दूसरी बात अब आपको बता रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि के आखिर का कारण क्या है, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण और उसके निवारण क्या है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की निर्माण और वहाँ के विकास वहाँ के लोगों पर निर्भर करता है। जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी देश के विकास में जनसंख्या सहायक होती है, बशर्ते वर्तमान में हमारे देश की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं है, प्राकृतिक संसाधन देश के पास पर्याप्त नहीं है। ऐसे समय में जो युवा पीढ़ी, जो जन्म दर बढ़ रही है और जो हमारे देश में लगभग 20 वर्ष में कोई भी संख्या, लगभग की बात हम कर रहे हैं, ये अनुमानित आंकड़ा है, अगर विशेष रूप से कोई सरकारी प्रतिबंध न लगाए जाए तो ये 20 वर्ष पे अपनी संख्या एकदम दुगनी हो जाती है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे देश के अंदर 33 करोड़ लोग वास करते थे, लेकिन आज इतने वर्षों बाद, अब देखिए 20 वर्ष बाद 66 करोड़ बाद, फिर 20 वर्ष बाद 100, आज जो है 70 वर्ष बाद सरकार के रोकने के अथक प्रयास के बाद भी देश की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट पहुंच रही है। और यही जनसंख्या देश के में जो बढ़ने वाले लोग हैं वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं, अर्थात चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, ये सभी चीज़ें बेसिक नीड जो है सरकार जुटा पाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यही जनसंख्या देश के लिए बोझ है, ये हम आपको बताते हैं। तो वृद्धि, अब हम आपको ये बताएंगे आखिरकार हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हैं, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। इसके एक नहीं बहुत से कारण हैं। नंबर 1, अधिक जन्म दर। दूसरा, कम मृत्यु दर। तीसरा, भारत की गर्म जलवायु। चौथा, भारत में विवाह एक अनिवार्य एवं धार्मिक क्रियाकलाप माना जाना। परिवार में बड़ा परिवार सामाजिक सुरक्षा और समृद्धि का सूचक माना जाना, यह ऐसी मानसिकता है जिसके कारण देश की जनसंख्या बढ़ रही है। अभी हम एक एक पॉइंट को आपको डिस्क्रिप्शन में मतलब डिटेल में समझाएंगे कि आखिरकार संतान ईश्वर की देन है। मुस्लिम समाज में भी,
यह माना जाता है कि संतान उत्पत्ति उस परमेश्वर अल्लाह की देन है, इस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। यह विचारधाराएं किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश की जनसंख्या को वृद्धि का कारण बनती हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं, जैसे विभाजन का प्रभाव, शरणार्थियों का आगमन, अशिक्षितता और अज्ञानता, निर्धनता आदि। ये सभी चीज़ें जो हैं देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि का कारण है। हम थोड़ा एक आंकड़े के द्वारा बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने 1991 की जनगणना 1891 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 23.68 करोड़ थी। 1901 में जब जनगणना की गई, 1901 में जब जनगणना, 1 मिनट इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, वहाँ बिल्कुल ठीक है। 1901 में जो पुस्तक के अनुसार हम आंकड़े बता रहे हैं, जो भी दिया है 23.84, मतलब स्थिर जनसंख्या रही 1891 से लेकर के 1901 तक। लेकिन 1911 में जनसंख्या 25.21 करोड़, 1921 में 25.13 करोड़ और 1931 में 27.90 करोड़ और जनसंख्या 1941 में 31.47 करोड़ और जनसंख्या 1951 में 36.51 करोड़ की वृद्धि होती गई। आखिरकार ये वृद्धि का कारण इसलिए था कि इस बढ़ने का कारण ये है कि हमारे देश में ऊंची जनदर। अब प्रश्न एक पॉइंट पर बता जाते हैं कि आखिरकार देश में जनदर ऊंची क्यों है। भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले ब्रिटिश शासन के समय चिकित्सा सुविधाएं भरपूर नहीं थी। बच्चे अधिकतर बहुत सी महामारी, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड आदि के कारण अपने बाल्यावस्था में ही समाप्त हो जाते थे और वो जनसंख्या का एक हिस्सा नहीं बन पाते थे। लिहाजा इसका तात्पर्य ये है कि जनसंख्या नियंत्रण रहती थी। जन्म दर तो थी, लेकिन जन्म दर जो है के साथ में बच्चों की मृत्यु दर भी थी। लेकिन अब जन्म दर का बढ़ना, मृत्यु दर का कम हो जाना, इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण 1911 से 20 में जन्म दर 49.2% से घट करके 29.5 प्रति हजार हो गई मध्य में। फिर अन्य देशों की तुलना में भारत की जन्म दर अधिक होने के कारण भी देश की जनसंख्या बढ़ी है। भारत की जनसंख्या हम आपको बता दें 1911 में 22.22 जन्म दर आंकी गई है, 22% जन्म दर आंकी गई है, वृद्धि हुई है। तो इस जन्म दर अधिक होने के कारण, ऊंची जन्म दर होने के कारण, क्योंकि चिकित्सा सुविधा बढ़ी हैं, जो पहले महामारी के कारण जो बच्चे अपनी बाल्यावस्था में ही समाप्त हो जाते थे, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त नहीं कर पाते थे और प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करके अपने समाज में एक जनसंख्या का हिस्सा नहीं बन पाते थे और उनके समाज में जुड़ने के कारण जनसंख्या बढ़ी है, अर्थात ऊंची जनदर के कारण बढ़ी है। दूसरा है मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी का तात्पर्य ये है 80 वर्षों में हमारे देश में मृत्यु दर में कमी आई है। देश ने अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, अच्छे हॉस्पिटल, विज्ञान, तमाम प्रकार के चिकित्सीय क्षेत्र में प्रगति की क्रांति लाई गई, जिसके कारण बढ़ते उम्र के लोगों में मृत्यु की दर पहले की अपेक्षा कम हुई है और मृत्यु दर कम हुई है तो वह लोग देश में जनसंख्या के एक हिस्सा हैं और इनके हिस्सा के होने के कारण देश में क्या हुआ, जनसंख्या मृत्यु दर की कमी के कारण भी देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। आप देश की मृत्यु दर में कमी होने के और भी बहुत से कारण हैं,
मृत्यु दर में कमी होना, अकाल तथा महामारी में कमी। पहले महामारियाँ होती थी, अभी जैसे कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, उसी प्रकार से पहले बहुत सी महामारी होती थी, उसमें लोग कालान्वित हो जाते थे, चिकित्सीय व्यवस्थाएं अच्छी विकसित नहीं थी। और आज जो है चिकित्सा के क्षेत्र में देश विदेश में भारत ने भी एक अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त की है। चिकित्सा स्वास्थ्य सुधार के कार्यक्रम में विस्तार हुआ है, स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि हुई है, विवाह की आयु में वृद्धि हुई है। इन सारे कारणों से अंधविश्वास में कमी आई है, नगरीकरण में वृद्धि हुई है और लोगों के रहन सहन के स्तर में सुधार होने के कारण भी मृत्यु दर में कमी आई है। और मृत्यु दर में कमी आने का तात्पर्य जनसंख्या का वृद्धि होना। अब देखिए, जन्म दर ऊंची होने का कारण, जन्म दर अधिक होने के कारण कौन कौन से हैं? जन्म दर अधिक होने के कारण हम आपको बताते हैं। भारत की जलवायु गर्म जलवायु, हमारे देश की गर्म जलवायु, ये गर्म जलवायु, जितने भी देश गर्म जलवायु अर्थात कर्कवृत्त के आसपास पाए जाते हैं, जिनके देशों से कर्कवृत्त निकलता है, वहाँ पर के लोगों में प्रजनन क्षमता अन्य ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है और जिसके कारण स्त्रियों में प्रजनन शक्ति अधिक होने के कारण देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। दूसरी बात, भारत में विवाह एक अनिवार्य धार्मिक प्रक्रिया है। विवाह को एक अनिवार्य जीवन का हिस्सा माना गया है। इसके कारण भी विवाह होने के उपरांत संतान उत्पन्न होना निश्चित है, तो इसके कारण भी हमारे देश में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तीसरा है, बड़ा परिवार को आज भी गांव के समाज में देश के लोगों की ये सोच है कि अगर परिवार बड़ा होगा तो परिवार संपन्न होगा, समृद्धि का सूचक माना जाता है, ऐसी विचारधारा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन देश के लोगों की ऐसी विचारधारा के कारण लोगों के द्वारा अधिक बड़े परिवार पर महत्व दिया जाता है। इसके कारण भी देश की उनके अंदर जो है ऊंची जन्म दर होने का कारण है। प्रत्येक अगला पॉइंट है इसमें, संतान को ईश्वरीय देन माना जाता है, गॉड गिफ्टेड माना जाता है, यह नेचुरल प्रक्रिया मानी गई है। तो इसके कारण भी जन्म दर में वृद्धि हुई है। धार्मिक दृष्टि से हिंदू में आ जाए, हिंदू रीति रिवाज में देखा जाए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक पुत्र का होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, हिंदू मेथडोलॉजी जो है, हिंदू धार्मिक सिद्धांत जो है, वो ये बताता है कि पुत्र ही के कारण ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ऐसी विचारधारा चलती है और इस विचारधारा के कारण प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में कम से कम पुत्रियों का भी जन्म होने के बाद भी एक पुत्र की अपेक्षा अवश्य करता है। इसके कारण भी देश में जनसंख्या वृद्धि होती है और लोगों की संख्या बढ़ रही है, अर्थात ऊंची जन्म दर हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन के संपर्क साधन कम होते हैं और मनोरंजन के साधन होने के कारण लोग यौन संपर्क को ही मनोरंजन का साधन मानते हैं। इसके कारण हमारे देश में जन्म दर में वृद्धि हुई है। निम्न आय होने के कारण अधिक संतान आय का साधन मानते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भधारण रोकने के लिए निरोधक सुविधाओं का प्रभाव लोगों के ऊपर नहीं है। इसके कारण भी जन्म दर बढ़ रही है। अब आपको बताएं, कम आयु में विवाह कर दिया जाता है बच्चों का, कम आयु में विवाह, जिसके कारण बच्चे उत्पन्न करने का काल बढ़ जाता है, संतति उत्पन्न करने का काल बढ़ जाता है और अविवेकपूर्ण मातृत्व के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती है और जन्म दर में वृद्धि होती है। इन सभी कारणों से जन्म दर बढ़ती है, अर्थात जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब आपको बताएं, मृत्यु दर में कमी क्यों हो गई है? मृत्यु दर में कमी का कारण है चिकित्सा की सुविधाओं में वृद्धि हुई है, स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि हुई है, विवाह की आयु में वृद्धि हुई है, जागरूक हो गए हैं अपने रोग के प्रति तो अधिक समय तक जीवित जिएंगे। अगर हम जागरूक नहीं हैं तो कालान्वित और परेशान होकर के जीवन जल्दी समाप्त कर लेंगे। तो इन सब में रहन सहन के स्तर में सुधार, अंधविश्वास में कमी, इन सभी के कारण भी मृत्यु दर में कमी हुई है। अब आता है तीसरा पॉइंट, अशिक्षा और अज्ञानता। भारत में जो जनगणना के अनुसार जो साक्षरता होनी चाहिए, अभी हमारे देश ने साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है।
पुरुषों में साक्षरता 82.14 और स्त्रियों में 65.46 है। अशिक्षा के कारण लोग अंधविश्वासी और जनसंख्या के आकार के प्रति उदासीन होते हैं, और जनसंख्या के उदासीनता के कारण देश में जनसंख्या बढ़ रही है। निर्धनता, अधिकांश भारतीय निर्धन हैं। वे ये समझते हैं कि बच्चे आय के साधन बनेंगे। आज भी 37% जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही है, और किसी भी परिवार में अधिक संपत्ति होने के कारण भी निर्धनता में वृद्धि होती है और जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। निर्धनता का जनसंख्या का एक प्रकार से देखा जाए तो चोली दामन का साथ है। शरणार्थियों का आगमन, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तमाम पाकिस्तानी जो उधर हिंदू परिवार वास करते थे, पाकिस्तान इस्लामिक आधार पर दूसरा देश बना, लेकिन उन्होंने वहाँ से इस्लामिकता के आधार पर वहाँ के लोगों को मार भगाया, बांग्लादेश से भगाया, अन्य देशों से भी कहना चाहिए केरल से भगाए गए। तो ऐसे में वहाँ से भागकर आए हुए जो हैं शरणार्थी श्रीलंका, मलाया, ब्रिटेन, केन्या से बड़ी संख्या में भारत में आए और यहीं रह करके स्थायी रूप से रहने लगे। इस प्रकार हमारे देश की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। तो कहने का मतलब हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि के कई कारण हैं। अब हम ये देखेंगे, हम इन जनसंख्या के वृद्धि को रोकेंगे कैसे, इसका क्या उपाय करेंगे, क्या निवारण करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, या जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, या जनसंख्या निवारण के उपाय क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है जन्म दर को कम करना है और मृत्यु दर को बढ़ाना है। दूसरी बात, अब पहला सरकार के द्वारा वर्तमान में विवाह की आयु 18 वर्ष लड़की की, 22 वर्ष लड़कों की रखी गई है, अर्थात देर से विवाह कर किया जाए तो देश में जन्म दर कम हो सकती है। पहला कारण तो ये है कि देर से विवाह की आयु में वृद्धि की जानी चाहिए। इससे प्रभावशाली प्रजनन काल कम हो जाएगा और देश की जनसंख्या कम हो जाएगी। तीसरी बात है अविवेकी मातृत्व। अविवेकी मातृत्व, कोई भी नारी 3 संतानों को जन्म दे चुकी है, जिससे कम से कम एक संतान जीवित हो तो अधिक संतान उत्पन्न करना अविवेकी मातृत्व कहलाता है। स्वस्थ स्वास्थ्य एवं विकास दोनों की दृष्टि से अविवेकी मातृत्व हानिकारक है, अतः इस पर प्रभावशाली रोक लगानी चाहिए। तीसरा है आत्मसंयम। आत्मसंयम का मतलब ये है कि आत्मसंयम द्वारा जन्म दर की जाती है, जनसंख्या को कम करने में सहायक होता है। शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा पर प्रसार। देश में स्त्री शिक्षा पर जो प्रसार की उम्मीद की जा रही थी, अभी स्त्री शिक्षा की उतनी देश में अनुपात नहीं है, कम है। कहा जाता है कि अगर किसी परिवार में एक स्त्री शिक्षित होती है, पढ़ी होती है, तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा हो सकता है। पुरुष अकेला एक व्यक्ति या कुछ ही लोगों को, परिवार के सदस्यों को साक्षर बना सकता है, क्योंकि बच्चों हमेशा ज़्यादातर परिवार की महिलाओं के संपर्क में, स्त्रियों के संपर्क में रहते हैं। इसीलिए भारत की शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न कोटि का है, जिसमें लोगों की जनसंख्या वृद्धि और दुष्परिणाम का ज्ञान नहीं कराया जाता है, और जनसंख्या समस्या के समाधान में स्त्री शिक्षा में खोजा जाना चाहिए। अर्थात स्त्रियों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें जनसंख्या जैसे टॉपिक को या शीर्षक को शामिल किया जाए। अब स्वास्थ्य सेवाओं में प्रसार।
अक्सर करके ये माना जाता था कि अधिक संतान उत्पन्न होती थी, महामारी के कारण बच्चे जीवन समाप्त कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं में प्रसार होने के कारण लोगों में स्वास्थ्य के प्रति अगर जागरूकता आ जाएगी, भाई स्वस्थ व्यक्ति लोगों में विश्वास हो जाएगा कि तो अधिक संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। और इस सरकार का हमारे दो वाला सिद्धांत का परिपालन किया जाएगा, और अर्थात स्वास्थ्य सेवाओं में प्रसार करने से भी लोगों की जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि लोगों में ये विश्वास हो जाएगा कि अब जो भी संतान है वो हमेशा जीवित रहेगी, महामारी के कारण जीवन समाप्त नहीं करेगी। तो ऐसी परिस्थिति में अधिक संतान उत्पन्न करने पर लोग स्वतः अंकुश लगाए सकेंगे, अर्थात इस बात के लिए उन्हें गारंटेड और सिक्योर करना होगा। इसलिए भी जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। मनोरंजन की सुविधाएं की जाएं, क्योंकि बच्चे आज तो मोबाइल के में भी देखा जाए तमाम अश्लील मोबाइलों पर भी देखते हैं। अर्थात कारण सबसे बड़ा होता है कि हम भी अभी देखते हैं कि बच्चे जो हैं तमाम प्रकार के खेल, हम तो नहीं जानते, कभी खेला भी नहीं है, पबजी गेम वगैरह खेलते हैं, क्या है, झगड़े भी उनके सुने हैं। तो बच्चों में जो है मनोरंजन की सुविधाओं की कमी के कारण भी देश का झुकाव, तो बच्चों का झुकाव कामेच्छा की ओर अधिक होता है। अर्थात सरकार को जन दर पर नियंत्रण करने के लिए युवा पीढ़ी में, बच्चों में कम करने के लिए मनोरंजन की सुविधाओं को अधिक से अधिक करना चाहिए। अन्य देशों का विकास, कहने का तात्पर्य अन्य देशों का विकास नवा पॉइंट है ये। जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए अन्य देश में जाकर बसने का सुझाव दिया है, परंतु वर्तमान की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में ऐसा उचित नहीं है। अभी आपको देखा होगा कि कुवैत ने भी अपने देश से कम लगभग सुना है कि लाखों के संख्या में भारतीयों को निकाला है। अब वे भारतीय कहाँ जाएंगे? जिनके पूर्वज यहाँ के थे निश्चित ही भारत में आएंगे, जनसंख्या और बढ़ेगी, जनसंख्या की समस्या और होगी। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम उन्हें आने नहीं देंगे। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि जैसे आपके परिवार का एक भाई अगर कहीं पर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता इत्यादि नौकरी करने गया और वहाँ पर अभी जैसे लॉकडाउन के कारण भगाए गए, तो और उन्हें इसी प्रकार से वापस आना पड़ा, तो निश्चित ही वो अपने मूल गांव, पैतृक गांव आएंगे। तो जो अमेरिका में बसे हुए भारतीय हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, अन्य देशों में श्रीलंका, मलाया, मलेशिया आदि देशों में जो भारतीय मूल के लोग निवास कर रहे हैं, स्थायी रूप से वहाँ की सरकार की सामाजिक, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण, व्यवस्था के कारण, स्थानीय लोगों के व्यवस्था के कारण उन लोगों को सामान्यतः अपने देश, स्वदेश भागने को मजबूर होना पड़ता है। अर्थात यह भी हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा एक कारण है, और इसके लिए प्रवास द्वारा देश की जनसंख्या को समस्या को हल किया जा सकता है। परिवार नियोजन का तात्पर्य है कि परिवार में हमारे दो सिद्धांत को माना जाए, अर्थात बच्चों का जन्म इच्छा से हो, संयोग से नहीं। इस बात को अगर ध्यान रखा जाएगा तो हमारे देश में जनसंख्या कम हो पाएगी। आर्थिक विकास का मतलब है देश के आर्थिक विकास। आज आर्थिक विकास के लिए हम लोग सब चीन के ऊपर डिपेंड हैं। भारत की सबसे बड़ी बात तो है जनसंख्या को वृद्धि करने में सबसे बड़ी कारण ये है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था। इंटर कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, और इंटर, बीए, एमए करने के बाद भी बच्चे बेरोजगार नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं, क्योंकि उनके पास टेक्निकल एजुकेशन नहीं होता है। लेकिन गांव का व्यक्ति आज भी, शहर का भी इतना अविवेकी माना जाता है कि अगर उसे कहा जाए कि अभी सरकार जो चालू कर रही है प्रदेश में, हमारे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ये सामान्य आधारित विषय पढ़ा रही है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा के प्रति न सरकार का ज़्यादा ध्यान है, न समाज का ध्यान है। क्योंकि सरकार को चाहिए कि व्यावसायिक शिक्षा के बच्चों को अधिक से अधिक नौकरी के, समाज में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं,
तो बच्चे एक प्रकार से टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आकर्षित होंगे। और आज जो है नौकरशाही की परीक्षा पास करने वाले बाबू क्लर्क के अधिकारी या बनने की है अधिकारियों की संख्या ज़्यादा नहीं है। पूरे देश में मान लीजिए IAS 500 है, तो सभी में 500 में हर भारतीय थोड़ी नहीं आ जाएगा। भारत की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ है, मतलब 130 करोड़ से अधिक है। इन सभी भारतीयों के लिए 130 करोड़ के लिए भी आर्थिक विकास होना ज़रूरी है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भी हमारे देश में कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आर्थिक विकास अच्छी तरीके से होगा तो देश की जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति जो लगभग 35-37 साल बाद लागू की गई है, उसमें व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। और हम समझते हैं यह देश के लिए एक हितकर होगा, क्योंकि आज आप देखिए चीन हम लोगों से इसलिए आगे है कि चीन में बच्चे छोटे पर 6 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी टेक्निकल एजुकेशन सीख रहा है, वो रेडियो टीवी बनाना सीख रहा है। उसे परीक्षा का प्रमाण पत्र तब दिया जा रहा है कि जब उसे किसी भी औद्योगिक संस्था में जाकर के रेडियो टीवी का संभालने का कार्यक्रम का कार्यानुभव प्राप्त कर लिया है। देखिए हमारे देश में क्या है, बच्चों का भी रुझान, गांव के लोगों का भी रुझान क्या है, पुलिस फौज की भर्ती हो जाए, पुलिस में भर्ती हो जाए। सब तो फौज में भर्ती हो नहीं पाएगी, और सबके लिए सैलरी कहाँ से आएगी, सरकार तो देती तो आप ही से है। तो कहने का तर्क ये है कि जनसंख्या के लिए आवश्यक है कि देश का आर्थिक विकास, देश का छात्र का विकास हो, देश की जो है शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है। तो हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। ये सारी बातें के द्वारा हमने अभी आपको बताया, और एक कल हम आपको बताएंगे, कल है जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर हम टिप्पणी समझाएंगे आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।